में, है ना, हम लोगों को डिस्कस करना है डाइपोल मोमेंट एंड एम है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट एंड VSEPR थ्योरी, क्लियर है। उससे पहले हम लोग एक पॉइंट पर और बात करेंगे, वो है फॉर्मल चार्ज, ठीक है, क्या है, फॉर्मल चार्ज। अच्छा, फॉर्मल चार्ज का क्वेश्चन हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अभी कल परसों जो टीजीटी का पेपर आया था उसमें फॉर्मल चार्ज से एक सवाल आया था। या इससे पहले भी तुम लोग डिस्कस करोगे, देखोगे, तो जैसे पेपर उठा के देखो, जो तुम्हारे पास बुक है ना, ये क्वेश्चन वाली, इसमें आईआईटी और नीट के क्वेश्चन है ना, उसमें देखोगे फॉर्मल चार्ज से क्वेश्चन बनता है फॉर्मली, है ना, क्लियर है। तो बताइए, वैसे फॉर्मल चार्ज को तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, है ना, तो बताइए क्या होता है फॉर्मल चार्ज, किसे कहते हैं फॉर्मल चार्ज? कोई बता सकता है इस बात को? ठीक है, ये हमने फॉर्मूला बता दिया है ना, यानी का मतलब है फॉर्मल चार्ज बराबर हमने फॉर्मूला बता दिया, यानी कोई उदासीन परमाणु है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब हम लोग कहेंगे कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, और क्या होता है, कुल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बहुत सही है ना, कुल लोन पेयर, अपनी भाषा में लिख लो इसको, जैसे जिस भाषा में लिखना चाहो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बैठ लो। अच्छा, फॉर्मल चार्ज को हम लोगों ने ये तो फॉर्मूला दिखा दिया, ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन फॉर्मल चार्ज को समझाएंगे कैसे, इस बात को कौन बताएगा, बताओ। बोलो, कोई भी, किसी को भी पता हो तो वो बताए, फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, एक एग्जांपल भी लेते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, ये कह रहा है कि जब कोई अणु है ना, उसकी आकृति दिखाई जाती है, तो उसकी आकृति में कोई चार्ज है ना, वो किसी एक पूरे अणु पर ना होकर एक, मतलब एक, हाँ, एक परमाणु पे न होकर पूरे अणु पर दर्शाया जाता है। फॉर्मल चार्ज के बारे में, मतलब ये शेप्स के बारे में, और फॉर्मल चार्ज के बारे में बात करें तो मतलब हम लोग जरूरत हो तो प्रत्येक अणु का, जैसे जरूरत हो तो प्रत्येक अणु पर अलग अलग चार्ज निर्धारित कर सकते हैं कि मतलब ये अणु है। जैसे मान के चलो, ये एग्जांपल आया था अभी, है ना, O3, ये एग्जांपल आया था अभी जो टीजीटी का पेपर हुआ है, ठीक है, अभी जो टीजीटी का पेपर हुआ है, अभी टीजीटी का पेपर 2026 कौन सी तारीख का था, जून में ही है ना, शायद 2-3 जून का था, है ना, ये इसका मतलब है कि आप 11th-12th में जो पढ़ रहे हैं वही तुम्हें आगे की परीक्षाओं में देखने को मिलता है। इसलिए कहता हूं, मैं हमेशा मैंने बोला है कि 9th 10th 11th और 12th आप लोगों को पूरी जी जान से लगन से पढ़ना है, जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये पढ़ के गए आगे की तरफ तो गारंटी इस बात की, ग्रेजुएशन करके जाओगे पढ़ के सही तरीके से, फिर उसके बाद बीएड किया तो जो टीजीटी के पेपर में आज स्टूडेंट्स को संघर्ष करना पड़ता है या जो भी चीजें हैं, वो वहां जाके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी तुम्हारी, आसानी से उस पेपर को क्रैक कर पाओगे। जरूरी नहीं है तुम्हें जैसे नीट की आईआईटी की तैयारी की बहुत सारे बच्चे नहीं करते, बहुत सारे बच्चे दूसरे उसमें चले जाते हैं, किसी को टीचर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, जो भी है, तो जिसका अपना विचार है तो उसके लिए ये बेहतर ऑप्शन है। दूसरा, ये मत भूलिए कि ये वाली सरकारें शिक्षा पे काम नहीं कर रही हैं, तो आने वाली कोई सरकार शिक्षा पे काम नहीं करेगी, या ऐसा नहीं हो सकता कि इससे पहले जो सरकारें हैं उन्होंने बहुत शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया है, तो आगे आने वाले समय में कभी परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, होना है, गारंटी से, इस बात को याद रखो। और जिस दिन शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और सही कायदे में शिक्षकों की अगर इन लोगों को पता चल गया, मतलब ये लोग मान लें इस बात को कि हाँ वास्तविकता में शिक्षा बहुत पीछे है और शिक्षकों की बहुत जरूरत है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत अच्छा स्कोप रहेगा तुम्हारा, क्योंकि हम दोनों चीज देखते हैं ना, सेवा के साथ, एक बात हो, सेवा तो है ही, लेकिन सेवा के साथ रोजगार भी तो जुड़ता है, सेवा तो है। अब मान के चलो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना,
जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं वो एक कह सकते हैं चाहे वो टीचिंग हो चाहे वो एक डॉक्टर हो, मतलब एक सेवा का वर्ग ही है। चाहे हालांकि कोई भी काम हो एक सेवा का भाव होता है, लेकिन अध्यापक का अलग ही होता है। तो एक बात बता रहा हूँ कि तुम लोग अगर अभी से अपने उसको लेके चलोगे, इसलिए कहता हूँ मैं, है ना, 9th में ही बच्चे को क्या दे दो, टारगेट दे दो। ये बात मैंने इससे पहले ही तुम लोगों को बताई थी, है ना। आजकल तुमने देखा होगा जो बच्चे 9th, जो बच्चे बच्चियां जो अभी गलतियां कर रहे हैं वो 9th 10th वाले गलतियां करते हैं। समझ पा रहे हो? मतलब जो गलतियां, मतलब ना तो समाज को स्वीकार है, ना हमें स्वीकार है, ना किसी को, वो गलतियां केवल 9th 12th में करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? उस समय दिमाग होता है बहुत तेज, उनको सोचने के लिए कुछ चाहिए और उनके पास कुछ है नहीं। पहले क्या था, सिलेबस उठा के देखो, आज से 10 साल पहले का, 15 साल पहले का यूपी बोर्ड का 9th 10th और 11th 12th दोनों साल का कंबाइंड करके 10th में आता था भाई साहब। 9th 10th में जो पढ़ाया गया वो 10th के बोर्ड पेपर में आता था, 11th 12th में जो पढ़ाया गया वो 12th के बोर्ड पेपर में आता था। तो बच्चे के पास मजबूरी होती थी कि 9th सिलेबस पढ़ने की। अब क्या है, बोर्ड परीक्षा तो खत्म ही लगभग, और उसमें भी बची है तो हाई स्कूल का हाई स्कूल में आता है और 12th का 12th में आता है, 10th का 10th में आता है, 12th का 9th से और 11th से कोई मतलब नहीं है। तो बच्चा ना तो 9th फोकस कर रहा है और ना ही 11th फोकस कर रहा है। पहले क्या था, पहले जो 11th में पढ़ रहे थे वो भी बोर्ड परीक्षा में आ रहा था, तो मजबूरी थी। और एक और बात थी, मार्किंग बहुत गजब की थी। आज तुम लोग जो 80-90% हाल लेके आ रहे हो ना, उस समय 60% का 65% का बच्चा भाई साहब धुरंधर हुआ करता था। मेरे खुद के इंटर कॉलेज में बता रहा हूँ, मतलब मैं जिस इंटर कॉलेज से पढ़ाई की थी उस इंटर कॉलेज में 2011 में केवल 4 और 5 बच्चे ऐसे थे जो सेफ पास हुए थे, जिनकी परसेंट 60% के आसपास थी। बाकी के सारे बच्चे जो पास हुए थे और 2-4 बच्चे पास, तुम्हारे टोटल मिला के 10 से 12 बच्चे पास हुए थे टोटल मिला के। 2011 का सेशन है, कोई पता करना चाहे तो कर सकता है। वहां केवल और केवल 4-5 बच्चे ऐसे थे सेफ पास हुए थे। उस समय ग्रेस लगता था, आजकल तुमने ग्रेस नहीं देखा होगा मार्कशीट में, उस समय ग्रेस लगता था। जैसे अगर तुम जैसे 33 में पास हो रहे हो तो तुम्हारे 1-2 नंबर 3 नंबर कम हो गए। आजकल तो 33 तो ऐसे दे देते हैं, तुम्हारे 5 आ रहे हैं तब भी 33। हालांकि इस पर बड़ा सवाल है ये, अगर अगर इस मामले में अगर किसी को मतलब अगर थोड़ा सा ये सोचना है कि हाँ ये बात सही है कि गलत है, तो जो बच्चे हाई स्कूल इंटर पास करके आ रहे हैं उनके मार्क्सिट चेक करके देख लीजिए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो डाइवर्सन आज के समय पे हो रहा है, जो 9th वाले बच्चे को जो आजकल 9th में बच्चा है उसके पीछे क्या है, उस पर कोई टारगेट नहीं है, और टारगेट हो तो उस पर ध्यान दे बच्चा, वो उस पर टारगेट नहीं है। इसलिए 9th वाले बच्चे पर टारगेट दे दो कि तुझे ये करना है, तो 9th वाला बच्चा उसी को अपना लक्ष्य बनाकर आगे की तरफ मेहनत करेगा। और जब 9th वाले बच्चे पर कोई प्रेशर नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, समझ। तो ये है हमारे पास फॉर्मल चार्ज। अच्छा, क्या कह रहा है, इसने कहा कि किसी अणु की शेप को डिराइव करना, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए चार्ज है ना किसी एक पर्टिकुलर एटम पर नहीं होता, वो पूरे आयन पर डिस्ट्रीब्यूट रहता है। इसने कहा है तो उस प्रत्येक परमाणु पर, एटम पर हम लोग एक निश्चित आवेश दिखा सकते हैं, उसको फॉर्मल चार्ज बोला गया। क्लियर है, समझ आई बात। जैसे एक एग्जांपल हमने बोला आप लोगों को कि टीजीटी में आया था, तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि तैयारी बेहतर तरीका की रखी जाए। तो ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 एटम जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, तो बनाते हैं ओजोन। क्या बनाते हैं, ओजोन। क्लियर है ना, ओजोन समझते हो? कितने लोग ऐसे हैं जो ओजोन समझते हैं, बोलो कितने लोग ऐसे हैं जो ओजोन समझते हैं, बताओ जल्दी से। ओजोन बताओ, है? आपने कहा सर ओजोन है, ये जिस तरीके से ऑक्सीजन गैस है उसी तरीके से ये भी गैस है, एकदम बात सही है। और क्या ओजोन के बारे में समझते हो बताओ। वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है कभी, है? है? वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है कब, 16 सितंबर को, ठीक है। किसी एक स्टूडेंट को पता है वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, ये भी जरूरी है ना। ये भी मैंने तुम्हें बता दिया कि क्यों है ना, क्यों मनाया जाता है। क्या होता है कि हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं, ये डिस्कस हमें नहीं करना है ना, फिर भी 1 मिनट में जो तुम भूल गए उसको दोबारा से रिकॉल करके चलते हैं। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली पीढ़ी को भी बताने के लिए, है ना। कम से कम इतनी पढ़ाई तो कर ही लो कि बच्चा अगर जवाब पूछे, मतलब जब कोई क्वेश्चन पूछे तो उसे ये ना कहो कि बेटा पृथ्वी ना गाय के सींग पर टंगी हुई है ना। जब गाय का सींग हिल जाता है तो भूकंप आ जाता है, ऐसे ऐसे जवाब ना देने पड़े,
ठीक है, कि कोई आके तांत्रिक है ना, मतलब मेटल के साथ, है ना, मेटल के साथ कोई मेटल है उसके साथ मरकरी को मिक्स कर देते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, किसी मेटल के साथ मरकरी को, हाँ क्या बनता है, अमलगम, अमलगम बनता है। ये कैसा है, ये रेत के टाइप का, ठीक है। मर्क्यूरी क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम, तो ये मेटल के साथ, किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो वो लोग एल्यूमिनियम का बर्तन लेते हैं, एल्यूमिनियम का बर्तन लेते हैं और मर्क्यूरी क्लोराइड या मरकरी है ना, तो और मरकरी का लेप कर देते हैं नाइट में। जब उस पर लेप कर दिया तो ये क्या कर देगा, उस मेटल से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा तो मेटल, जिस तरीके से लोहे पर जंग लगती है, लोहे पर जंग लग जाती है, लेकिन नए लोहे की रॉड लेके आओ, चमक नहीं होगी, बिल्कुल हाथ लगाओ एकदम गंदा नहीं होगा, और उसी को 24 घंटे पड़ा रहने दो नमी में, फिर उससे हाथ लगाओगे तो हमारा हाथ में लाल लाल और पीला पीला क्या होता है, वो जंग होती है ना, क्लियर ना, जंग होता है, मेटल पर रिएक्शन होती है, इसकी क्या होता है उसमें, रात में क्या निकल जाता है, रात में अमलगम बन जाता है, लेकिन वो छूटता नहीं है ऐसे, जैसे जंग करने ऐसे अपने आप नहीं छूटती है, उठाएंगे तब छूटती है। तो जब उस बर्तन में ऐसे पीछे से दो तीन ऐसे ठक 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 तीन चार बार मारोगे तो उसके आसपास से लेयर छूट के निकल जाएगी, है ना, तुमने देखा होगा फिल्मों में दिखाया जाता है, मैंने उस दिन तुम लोगों को बताया था, है उसमें किसी के माथे पर रखे, जैसे कोई महिला है बेचारी चिल्ला चिल्ला कह रही है, उसके घर वालों ने उसको पागल कर दिया। कई बार मेडिकल कई बार मेडिकल सिचुएशन में ऐसी दिक्कत आ जाती है, मतलब बीमारी ऐसी हो जाती है कि किसी इंसान की मेंटल हेल्थ गड़बड़ होगी तो हो सकता है वैकी वैकी बातें करने लग जाए, तो लोग उसको कहते हैं इसमें भूत आ गया, कोई तांत्रिक के पास ले जाएंगे, उसके ऊपर ऐसे लोटा रखेगा और एक दो बार कहेगा क्लीन ब्लीन साउंड ना हुआ पता नहीं क्या क्या, है ना, और जैसे ही वो नीचे निकालेगा तो रेत गिरेगा उसमें, और लोगों को समझाएगा देखो ये भूत, ये राख के रूप में निकला है, इसका इसके ऊपर भूत, समझेगा। तो ये चीज ना हो पाए, कम से कम इतना तो पढ़ ही जाओ, है ना, तो वो वाली बात है, तो ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मालूम पड़ेगा कुल मिला के कल तुमको। तो क्या होता है, अर्थ के बाहर वायुमंडल की लेयर है, हमने बताया था, है ना, सबसे नीचे की लेयर किसे कहते हैं, ये वाली लेयर क्या कहलाती है, बोलो, इंग्लिश में बताओ कि हिंदी में बताओ, हुँ? ये कहलाती है क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल, इसी में सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। दूसरी वाली समताप मंडल आयन मंडल के साथ मिक्स करती है, और इसी में एक लेयर है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन की, मतलब O3 की लेयर, मतलब ऑक्सीजन में एक O और मिला दिया जाए, है ना, मतलब O2, है ना, इसको बनाने के लिए ओजोनाइजर मेथड इस्तेमाल करते हैं, ब्रॉडी और सीमेंस दो लोगों ने बनाया था, तो वहां हम लोग फॉर्मल तौर पर इसको इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो लेयर है ना, ये एक मोटी लेयर है गैस की, ठीक है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनको सोखने का काम करती है। अल्ट्रावायलेट रेज अगर डायरेक्ट किसी इंसान की बॉडी पर गिरे तो ये सबसे बड़ा क्या है, कैंसर का कारक है, मतलब कैंसर होता है इससे। ओजोन लेयर क्या कर रही थी, ओजोन लेयर इस कैंसर के जो जिससे कैंसर उत्पन्न हो रहा था उस रेडिएशन को उसमें से सोख ले रही थी, नीचे प्रकाश आ रहा था। कुछ वर्षों में क्या हुआ है, पिछले कुछ एक दशकों में ये हुआ है कि वैज्ञानिकों ने चेक किया है कि जो लेयर है ना, इसकी जो मोटाई है वो कम हो रही है। इसके पीछे का कारण था नीचे से आने वाली प्रदूषित गैस है, ठीक है, जैसे CFC इसमें बहुत बड़ा कारण है, SO2, CH4, बहुत सारी कई सारी गैस है इसमें, ठीक है। तो इसमें CFC बहुत बड़ा कारण है, वो कारण है, इसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये फ्रेन क्या है, फ्रेन कार्बन का हेलाइड है ये, जिसको हेलो एल्केन वाले में पढ़ेंगे, इसको पहला चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का, हेलो एल्केन हेलो एरीन में, वहां हेलो एल्केन वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, ये हेलाइड कार्बन का, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये है CFC है, CFC क्या कर रही थी, अच्छा ये इस निकल रही थी शीतलक, जहां जहां जो कूलेंट थे, मतलब ना कूल करने के लिए जो मशीनें लगी थी, फ्रीजर लगे हुए थे, उनमें जो गैस इस्तेमाल हो रही थी वहां से जनरेट होकर ये CFC निकल रही थी, इसलिए अब अमोनिया का या अमोनियम के उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं मैक्सिमम, जिससे फ्रिज वगैरह में जो कूलिंग करने के लिए जो अब इस्तेमाल हो रहा है। अब ये पूरी तरीके से बैन है, फ्रिज में से जो गैस निकल रही थी वो नीचे जाके उस वायुमंडल में उस ओजोन लेयर से रिएक्ट कर रही थी और ओजोन लेयर को पतला कर रही थी, और ओजोन लेयर का पतला होना क्या कहलाता है दोस्तों,
ये तो तुम लोगों को पता होगा, ओजोन होल कहलाता है। पेपर में ये सवाल आता है कि ओजोन होल क्या है। तो पूरी दुनिया में लोगों ने, जैसे जो देश हैं, उन्होंने जब इस बात की जागरूकता फैलाई चारों तरफ, तो एक कन्वेंशन रखा और हर वर्ष ये 16 सितंबर को, ठीक है, मनाया जाता है। और उसमें कोई ना कोई थीम रखी जाती है कि इस प्रकार की कोई गैस नहीं हो, तो मानव पर किसी प्रकार की कोई, वैसे तो इंसानों ने, तुमने देखा होगा, जंगल काट रहे हैं, सब कुछ बर्बादी कर रहे हैं, तो मतलब फिर भी है, मतलब चाहे आप कैसी मान लो, थोड़ा बहुत ये करने से थोड़ी बहुत तो चीजें रुकती है ना, जो भी है, फिर भी तो ये आप क्या समझे, ओजोन है। क्लियर है ना। अब ओजोन के बारे में समझते हैं कि ये O3 है। बॉन्डिंग समझते हो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का इस तरफ कर दो, इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर कर दो। ठीक बात है। तो लोन पेयर इसमें कितना बचा बताओ, जल्दी बताओ, इतना इतना टाइम लगाते हो, यही प्रॉब्लम है तुम्हारा। इस पर लोन पेयर कितना बचा? एक। और इसमें लोन पेयर कितना बचा? दो लोन पेयर। अच्छा, इसमें कितने बचे लोन पेयर? कितना? इसमें कितने लोन पेयर बचे? अच्छा, ऑक्सीजन के बाइटम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 2 3 4 5 6, यही होता है। क्लियर है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ लोन पेयर की संख्या कितनी बची। क्या ये बात मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में तुम लोगों को आती है बढ़िया तरीके से, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? क्लियर है ना। अब हमारे मान के चले, उसमें सवाल ये था कि 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, और ये कह रहा है क्रम से तीनों पर फॉर्मल चार्ज बता दीजिए। ठीक है, तो पहले पर फॉर्मल चार्ज, ठीक है, फर्स्ट पर फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे, बोलो कितने हैं? तो 6 हमारे पास संयोजक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनको कह रहे हैं, 6 है। माइनस माइनस लोन पेयर। अच्छा, किसके बारे में बात करो? इसके बारे में बात करो। तो एक लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन? मैंने बोला है लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, यहां साफ साफ लिखा हुआ है, एक नहीं लिखते ना, है ना, 2 माइनस 1/2। अच्छा, 1/2 क्यों करते हैं, ये भी मैंने तुम्हें समझाया, बताओ क्यों करते हैं, 1/2 क्यों लगाते हैं? क्योंकि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन किसी एक के इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। अगर ऑक्सीजन किसी एक, जैसे किसी के साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड करता है, मान के चलो, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, इसलिए बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन एक एक होते हैं सामने, एक उसका और एक इसका। समझ आई बात की नहीं आई? दोनों में से किसी एक का बॉन्ड पेयर होगा, समझ आए? ठीक है, तो इसका मतलब है इन दोनों में से साहब बॉन्ड पेयर कैसा है, एक है। मतलब बॉन्ड पेयर एक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दोनों, मतलब एक एक दोनों का, इसलिए क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, 1/2। ठीक है, तो कितने हैं बॉन्ड पेयर, कितने हैं दोस्तों, इस वाले पे चेक कर रहे हो, तो 1 2 3, कितने हो गए, 6। सही बात है, और 6 का आधा कर देंगे, कितने निकल जाएगा, तो ये काट दीजिए, 2 3 6, तो 6 माइनस, और माइनस के 2 माइनस के 3 कितना होगा, 5, बराबर आंसर आ गया इसका 1। क्लियर ना। तो आप कहें सर इसका तो आंसर आ गया 1। ठीक है, कोमा। अब इस पे आ जाओ दूसरे पे। अब दूसरे पे बात करें तो फॉर्मल चार्ज बराबर 6 माइनस, फिर से भाई इस पर कितने आएंगे, 4, तो माइनस के 4 माइनस, ठीक है, माइनस 1/2, कितने बॉन्ड पेयर हैं दोस्तों, 2, इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे, 4। क्या मेरी बात सही है? 2 से 2 काट दीजिए, कितने हो गए, 6 माइनस, माइनस के 4 और माइनस के 2, 6 बराबर कितना आ गया, 0। फॉर्मल चार्ज इस पर कितना है दोस्तों, 0। क्लियर है। अगला, नेक्स्ट, तीसरा वाला क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है दोस्तों कि तीसरे पर टोटल चार्ज कितना है बताइए, मतलब चार्ज नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। अच्छा, माइनस, माइनस में क्या लगाना होता है, माइनस में लगाना है लोन पेयर। अच्छा, लोन पेयर कितने हैं दोस्तों, 6। सही है। अच्छा, -1/2। अब कहानी यहां समझानी पड़ेगी तुम्हें, कोई बताएगा मुझे इस बात को कि क्या करूं? बताओ। हम्म हाँ, कोऑर्डिनेट से कितने, 2, बिल्कुल सही कहा है ना, कितना आएगा, क्लियर है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, 2, क्लियर है ना। ये चाहे कोऑर्डिनेट हो चाहे कोवेलेंट हो, वो बॉन्ड पर देंगे, कंफ्यूजन तो नहीं है। तो 2 से 2 काट दीजिए, तो Fc 6 माइनस 6
सही कर रहे हैं क्या? -1, तो 6 - 7 तो -1 यही बनना चाहिए। ठीक है, तो आंसर है हमारे पास 1 0 -1। क्लियर है ना? ओके, डन है, नोट करोगे? ये कर रखा होगा। चले आगे की तरफ। तो ये हो गया हमारे पास एक पॉइंट है जिसको कह रहे हैं फॉर्मल चार्ज। ठीक है दोस्तों, अगले पे आ जाओ, है ना? अगला बिंदु है हमारे पास, क्या है? वो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, चले देखो ध्यान से, इस ब्लू वाले में इंक डाल दूंगा। देखो ध्यान से, डाइपोल मोमेंट, देखो ध्यान से। सबसे पहले डाइपोल समझते हैं कि डाइपोल क्या होता है ना। कई बार हम लोग पढ़ते हैं और हम पता नहीं होता। ठीक है, देखो यही तो चक्कर है, जब चीज समझ नहीं आती उसके पीछे क्या है, बेस बहुत डाउन होता है ना। हम लोग हिंदी के शब्दों का मतलब नहीं समझते हैं, और यही चीज है कि हमें चीजें फिर आगे की तरफ समझ नहीं आती। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है हिंदी समझना, है ना। हिंदी के टीचर की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, समझ पा रहे? तो आगे इसलिए कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं डाइपोल मोमेंट। इसको क्या, इसका मतलब है द्विध्रुव, जिसके मतलब क्या है, दो ध्रुव। ठीक है, क्या है, दो ध्रुव। क्लियर ना? और ध्रुव क्या है, कोई चीज समान मात्रा में एक दूसरे से अपोजिट चार्ज के रूप में पड़ी जाए, जैसा फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, पोल है मतलब ध्रुव है। ध्रुव तो अच्छा जरूरी नहीं है चार्ज के रूप में पड़े, पोल तो पोल है, किसी की चीज के दो कोने हो सकते हैं बराबर और इक्वल सिचुएशन में हम लोग चार्ज के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये अर्थ है, कैसी अर्थ बनाई है भाई साहब, बेइज्जती करोगे क्या अर्थ की? देखो ये अर्थ है, क्लियर ना? इस अर्थ का ये वाला एक, ये वाला हिस्सा जो तुम लोग पढ़ते हो ना, पढ़ते हो? ठीक है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ एक सेंटर में लाइन आती है, उसको क्या कहते हो, विषुवत रेखा कहते हैं। कहते नहीं कहते? तो ऐसे ही ये वाला इधर का हिस्सा, ये वाला इधर का हिस्सा, है ना, ये कहलाता है नॉर्थ पोल, कहलाता ही नहीं कहलाता? और ये वाला कहलाता है साउथ पोल। ठीक बात है, साउथ पोल। और ये भी हमने समझा है कि ये सेंटर से, है ना, ये कम डिस्टेंस पर है अपेक्षाकृत इसके, और ग्रेविटी के मान में भी डिफरेंस है। ठीक है, हमने ये भी समझा है अच्छी तरीके से। तो ग्रेविटी के मान में फिजिक्स वाली क्लास देखेंगे वहां पे आके, वहां क्या अंतर आता है क्या नहीं आता, क्योंकि यहाँ हम लोगों को ये शुरू नहीं करना। ठीक है, देखो ध्यान से। तो द्विध्रुव, दो दो पोल, जिसके दो पोल है, फिजिक्स में पढ़ते हैं दो समान, ठीक है, दो समान इक्वल मैग्नीट्यूड के और विपरीत अपोजिट नेचर के दो चार्ज, है ना, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, दो चार्ज थोड़ी सी दूरी पर स्थित हो, मतलब बहुत कम डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, और उस डिस्टेंस को वो लोग क्या मानते हैं, 12। ठीक है, तो ऐसा निकाय या ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है दोस्तों, डाइपोल कहलाता है। क्लियर ना? और वहां रिप्रेजेंट करते हैं एम से, किसी उन दोनों में से किसी एक चार्ज, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, किसी एक चार्ज के परमाणु इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, है ना, इसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। फिजिक्स में पढ़ते हैं ना। हमारा 1 तारीख से फिजिक्स का बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां आप लोगों को तुरंत पहले दिन हो सकता है देखने को मिलेगा तुम्हें। ठीक है, 12th में ये एम, एम बराबर डाइपोल मोमेंट है, ये हो गया कूलम, ये हो गया 12, 2 घटा दीजिए, ये हो गया मीटर, तो मात्रा क्या होता है, कूलम। क्लियर ना? कूलम की डायमेंशन होती है दोस्तों क्या, Q बराबर आई टी, और आई टी हो जाएगी 80, इनटू में हो जाएगी L, तो एल टी, ऑर्डर यही लिखने का, डायमेंशन। क्लियर है? हाँ, केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है। केमिस्ट्री में कहा कि जैसे मान के चलो एक मॉलिक्यूल है NaCl, MgCl2। अच्छा, हमने ध्रुवता तो पढ़ ली, पोलरिटी पढ़ ली, है ना, पोलरिटी पढ़ ली। अच्छा, इसको हम लोग फजांस रूल से भी समझ सकते हैं। क्लियर है ना? समझ सकते नहीं समझ सकते? तो हम लोगों ने क्या सर, ये देखो किसी में पोलरिटी कम है किसी में ज्यादा है, ये कंडीशन है, इसके पीछे रूल्स हैं, आप लोगों ने समझ लिए। ठीक है, हमने कहा सर Na है और Cl है। ठीक है, Na ने
इलेक्ट्रॉन्स दिया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज इक्वल, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन यहां से दिया गया है उतना ही यहां से लिया गया है। क्लियर है ना? इसका मतलब है ये दो आवेश एक दूसरे से जितनी डिस्टेंस पर है उसको पढ़ रहे हैं डी। क्लियर है? और इनके चार्ज को पढ़ रहे हैं ई या क्यू। ठीक है, ई या क्यू दोनों में से कुछ ही पढ़ लो। और इस प्रकार इनका इस प्रकार इनका इनका जो डायपोल मूवमेंट है और वो म्यू से रिप्रेजेंट होकर क्यू इंटू डी पढ़ लिया जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है ना? चलते हैं आगे की तरफ। डायपोल मूवमेंट क्या है भाई साहब? किसी अणु के, है ना, दो आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है और उनका जो चार्ज है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है? डायपोल मूवमेंट कहलाता है। तो याद रखें डायपोल मूवमेंट बराबर क्या हो गया? म्यू बराबर क्यू इंटू में डी। ठीक है दोस्तों, बात समझ आई क्या? ठीक है, अगली कहानी पे चलते हैं। किसी अणु का डायपोल मूवमेंट, है ना, हम लोग कहानी पे अब यहां से चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ थोड़ा वक्त लगेगा, भले ही वक्त लगता है पर चीजें आराम से समझ के चलना। और ये बताओ, नोट्स बना रहे हो साथ में? नोट्स बनाना ध्यान से। कभी भी याद रखना, कोई भी चीज तुम्हें अभी समझ आ गई, तुमको लग रहा है कि हमें परफेक्टली समझ में आ गई, उसका भी नोट्स बनाना। ये गलती मत करना। अगर तुमने ये गलती की तो तुम फिर अपने जीवन में बहुत बड़ा पछताओगे। ठीक है, समझ आई बात? मैं पहले भी इस बात को समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। लोग कहते हैं कि कोई किताब एक बार चुन लो, एक बार चुन लो और अच्छी तरीके से। जैसे आप 11th में हो और तुमको पढ़ना है, सर मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है और कंपटीशन के लिए केमिस्ट्री पढ़नी है, तो एक बार किताब चुन लो, बार बार किताब नहीं चेंज करनी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं तुम, और तुम लोग ट्रस्ट करो इस पे, और प्रैक्टिकल भी कर सकते हो इस पे तुम चाहो तो। एक बार बुक चुन लो, दोबारा बुक मत बदलना। ठीक है, देख सकते हो, जैसे तुम्हें कोई लग रहा है कि इसका लेवल थोड़ा हमें कमजोर लग रहा है, जो भी है, तो अच्छी किताब ले लो, फिर उसको लगातार पढ़ो। तुमको लग रहा है कि मैंने ये किताब पढ़ दी और मुझे रटा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगली किताब ले लो फिर से अगेन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, समझो ध्यान से। आप जब एक ही किताब से पढ़ते हैं, ठीक है, तो तुम्हारा दिमाग है ना उस किताब के न्यूरॉन्स बना के रेडी कर लेता है। जैसे तुमने देखा होगा पहले, मतलब मैंने बहुत सारे कई सारे टीचर्स ऐसे देखे हैं, वो बताते हैं फलाने पेज पर फलानी चीज लिखी है, वो केवल एक ही किताब में बता सकते हैं, किसी और किताब में नहीं बता सकते। क्यों? वो बार बार पढ़ रहे हैं उसको, मल्टीपल टाइम जो चीज पढ़ी है उनको मालूम है। समझ आई बात? इसी तरीके से जब तुम अपने हाथ से नोट्स बनाते हो ना, तो वो चीज तुम्हारे हाथ से लिखी होती है और उसी से पढ़कर तुम बोर्ड पेपर देते हो। और भविष्य में जब तुम किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, मान के चलो तुम्हें टीजीटी का पेपर देने के लिए पड़ गया, तो तुमको पता है कि सर उसमें टॉपिक डायपोल मूवमेंट है, और वही टॉपिक है जो हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो तुम लोगों को अपना नोट्स पलटने की जरूरत है, कुछ और नहीं करने की जरूरत। दोबारा से कुछ और करोगे, कोई किसी और इंसान से पढ़ोगे, वो इंसान अपनी दूसरी भाषा में समझाएगा तुम्हें, चीजें वही है, लेकिन फिर भी दिमाग उसको एक्सेप्ट करने में कठिनाई महसूस करता है। इसलिए याद रखो, अपने नोट्स जरूर बनाओ। नोट्स बनाओगे उन्हीं को मल्टीपल टाइम पढ़ोगे। समझ आई बात? ये नहीं कि उसमें अपग्रेड मत करो, करो करो लगातार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन अपने नोट्स, सेल्फ नोट्स जरूर। क्लियर है ना? तो पहली बात, हम लोग बात कर रहे हैं डायपोल मूवमेंट की। क्लियर है? तो डायपोल मूवमेंट हम लोग अणुओं के बीच में, अच्छा हम लोगों को जब सवाल पूछा जाएगा इस प्रकार का, तो ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि हमारे पास ये लिखा हुआ है CCl4 CO2, ठीक है, CH3Cl, ओके, हमको ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका म्यू कितना, इसका म्यू कितना, इसका म्यू कितना। ये पूछने के 99% चांस तो दोस्तों नहीं। कहीं बहुत ही ऐसा पेपर बना दिया जाए कि जहां डायपोल मूवमेंट का मान पूछे, ऐसे चांसेस नहीं होते। ठीक है, सवाल इसमें मिलेगा कि इसका डायपोल मूवमेंट इसके डायपोल मूवमेंट से अधिक है कि कम, ज्यादा, ये मिलेगा। हम या ज्यादा के बारे में पूछ सकते हैं। उसका अनुमान कैसे लगाएंगे, आइडिया कैसे लगाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा ये जरूर पूछेगा, सवाल ये पूछेगा इनमें से किसका डायपोल मूवमेंट अधिकतम है। तो हो सकता है 3 के क्या हो, नहीं, ठीक है, 3 के नहीं हो, चौथे का हो। क्लियर है ना?
समझ आई बात? अच्छा, अभी जो टीजीटी का पेपर हुआ है, आप सवाल उठा के देखना, या पेपर भी पड़ा हुआ है उस पर। तुम लोग टीजीटी का पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हो, केमिस्ट्री का तो पूरा सॉल्यूशन मैंने उस पर डाला हुआ है अपने चैनल पर, वहां चेक करके देख सकते हो, पढ़ के देख सकते हो, तुमको कॉन्फिडेंस आएगा, मजा आएगा तुमको पढ़ने में, तुमको लगेगा सर ये पेपर बहुत अच्छा आता है, जैसा हम 12th में पढ़ रहे होते हैं वैसे ही वैसे आता है। सवाल यही था पेपर में। इसमें एक ऑप्शन और था जो कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा अगर आ रहा होगा। तो यही सवाल था। तो सवाल ये होगा, मैक्सिमम कंडीशन में जो म्यू का मान होगा वो 0, मैक्सिमम कंडीशन होगी म्यू का मान 0। जैसे मान के चलो CCl4 है, इसका म्यू 0, CO2 का म्यू 0, CH3Cl इसका म्यू नॉट इक्वल टू। बात समझ में आ गई? बस आंसर यही लगाना था आपको, वैल्यू नहीं पता करनी, वैल्यू नहीं। समझ आई बात की नहीं? क्लियर है इतनी सी बात? इसलिए याद रखो, जैसे एक सवाल आया था, फ्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, और नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, ये सवाल था। पूछ रहा था कि इसमें से क्या पूछ रहा था, इसमें से सबसे छोटी रेडियस का ही सवाल ये था। क्लियर है? और मान दिए थे उसने 1.32, 1.45, 1.72, इसे यही था। एक ऑप्शन था 1.36, अगला 1.40, हाँ 40 और 45 के आसपास, अगला 1.71। ये देखो, यही मैंने लगभग आइडिया से मैंने बताया। सवाल ये थे, आपको याद नहीं रखने, मैं फिर से वही कह रहा हूं, इतना प्रेशर नहीं लेना दिमाग पर। हमको क्या करना है, हमको आइडिया लगाना है। आपको ऑप्शन दिए होंगे 4 बदल बदल के, पहले ये दे दिया, अब ये आगे कर दिया 1.40, 1.36, 1.71, अब ये कर दिया, अब ऐसा कर दिया 1.71, 1.40, 1.36, 4 बना दिए इन्हीं में। ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, ये 4 बार कुछ नहीं देखना। अब आप लोग ये देखो कि इन सब में सबसे छोटी रेडियस काय की है। अच्छा, छोटी रेडियस का आइडिया कैसे लगा सकते हो? इसके मैंने बताया था, इसके न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दोस्तों, मतलब कितने प्रोटॉन है? बोलो, ये मुझे बताओ, ये सारी स्पीसीज सम इलेक्ट्रॉनिक है? मुझे बताओ, ये सारी स्पीसीज सम इलेक्ट्रॉनिक है? 9 इलेक्ट्रॉन होते, एक लिया 10 हुए, ये 10 हुए, ये 7 है, 3 लिए 10 हुए, सम इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर इसके चार्ज से डिपेंड होगा, चार्ज से होगा कि नहीं? क्लियर है ना? चार्ज से होगा। इसका मतलब है जब इसके नाभिक में जितना ज्यादा चार्ज होगा, इसके न्यूक्लियस में जितना ज्यादा चार्ज होगा, उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, और अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना वो छोटा हो जाएगा। बात मेरी क्लियर है क्या? इसमें नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 6, किसने बोला 8, और इसमें कितने हैं? 7 है। तो मुझे बताओ, चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम चार्ज का मल्टीप्लिकेशन होता नहीं होता है? यहां 9 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। अब तुम समझ चुके हो सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा? क्लियर है ना? मिल गया आंसर? बड़ा कौन सा बताओ? हाँ जी, क्लियर है ना? ये इससे मिला दो, ये इससे मिला दो, ये इससे मिला दो, ऑर्डर सही लिखा दो। समझ आई बात की नहीं? मतलब आप लोगों को दिमाग से पढ़ना है, ये नहीं है कुल मिलाकर के कुछ भी। खोपड़ी का इस्तेमाल करिए और बेहतर पढ़िए, कोशिश करो कि बेहतर पढ़ो। ठीक है? अच्छा, तो हम लोग इस पे बात कर चुके हैं सर, इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, और इसका मान भी तुमसे पूछा नहीं जाएगा। क्लियर ना? मैक्सिमम चांस ये मत कहना तो हमें मिल गया था एक बार, कभी कोई दिमाग उठ पटांग बात है, वो गांधी जी कौन सी चप्पलें पहनते थे, तो ऐसे सवाल पेपर में है कि अकबर के महल में जो हवा आती थी वो कौन सी तरफ से हवा आती थी, कौन कितने जंगले थे ना, हवा नहीं उसमें कितने जंगले बने हुए थे उसमें। तो ये बेहूदे बने के अगर ऐसे सवाल अगर पेपर में आ सकते हैं तो फिर कुछ भी आ सकता है।
ये इसलिए नहीं आ सकता, समझो, ये इसलिए नहीं आ सकता कि लाखों कंपाउंड्स हैं, तो क्या लाखों कंपाउंड्स के बच्चा डायपोल मूवमेंट याद करेगा? आप में सब मैन मैन है उनके तो याद कर सकता है, जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, मैं बता रहा हूँ, क्लियर ना। तो पहली कंडीशन क्या है सर, किसी अणु का, कोई अणु है उसका डायपोल मूवमेंट अणु का डायपोल मूवमेंट जीरो होगा, ठीक है। ये किस बात पे डिपेंड करेगा? जीरो होगा, ठीक है। ये किस बात पे डिपेंड करेगा, बोलो, कैसा होना चाहिए? देखो, अगर अगर कोई अणु बना हुआ है, ठीक है, वो कैसा है? होमोमोलिकुलर, ठीक है, और डाई अणुक है, मतलब डाई परमाणुक है, दो परमाणु है उसमें, और होमो है, समान है, ठीक है। जैसे मान के चलो N2 O2 H2 Cl2, क्लियर है ना, समान है। अरे डायपोल मोमेंट किसका निकलता है, याद रखें इसको पहले, एक 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 ए भी याद रखें, ठीक है। कैसे डायपोल मोमेंट निकलता है दोस्तों, याद रखिए, दो जब अणु हैं, या दो से अधिक अणु, क्लियर है ना, उनका क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, तो डायपोल मोमेंट अधिकतम हो। और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अंतर अगर नहीं है, बिल्कुल भी दोनों में डिफरेंस नहीं है तो म्यू का मान ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा, क्लियर है ना। ये भी दो परमाणुक है, और मैं यहां लिख रहा हूं HCl NaCl KCl, ये भी दो परमाणुक है, क्लियर है ना। बट ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सही है। तो इनका डायपोल मूवमेंट मैक्सिमम होगा, इनका मिनिमम मतलब जीरो, समझे। ये भले ही दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आपने कहा सर ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मतलब नहीं है, मतलब है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस, दोनों के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस आना चाहिए, क्लियर ना। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा दोस्तों सिमिट्री होना बहुत जरूरी है, मतलब अगर सिमिट्री है कंपाउंड में, और कंपाउंड के आसपास जो सेंट्रल आइटम है उसके आसपास समान इक्वल एक जैसे ही एटम है, तो डायपोल मूवमेंट हर हालत में, क्लियर ना। जैसे कोई पूछे कि सर CH4 का डायपोल मूवमेंट, जीरो। CCl4 का, इसका जीरो, सिमिट्री है और समान इक्वल परमाणु है, वो इक्वल एटम है, परमाणु है, क्लियर है ना। ओके, हाँ जी, आगे देखो ध्यान से, CO2 बताइए, CO2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसे ही रहेगा, शेप लीनियर रहेगी, इसके पीछे का कारण क्या है, VSEPR, वेस्पर थ्योरी कह लो ना। इसमें समझाया गया है ये लीनियर क्यों है, ठीक है, इसमें समझाया गया है ये लीनियर क्यों है। और जबकि SO2 डायपोल मूवमेंट इसका नॉट इक्वल टू जीरो, SO2 का डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं, क्लियर है, समझ आई बात। तो मुझे बताओ किन किन बातों पे, अगर हम एक एक करके बिंदु लिखना चाहें तो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, पहली सिचुएशन क्या कहती है बताइए मुझे, क्रम से। पहला क्या कहता है, फर्स्ट एक बिंदु लिखते हैं, बोलिए, इसमें वो डाला, इंक डाला, इंक देखिए ब्लू इंक पड़ा,
चले ओके, इंग्लैंड क्या लो सब तो इसमें डलवा दो, टॉपिक कंटिन्यू करना। देखो ध्यान से, तो डायपोल मोमेंट पहली कंडीशन क्या है, होमो एटॉमिक, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, ठीक है, बताते जाना, क्योंकि तुम लोग बताओगे आगे की तरफ तो रिवीजन होगा, दिमाग में बात बनेगी, बोलते जाओ जो भी तुमको याद है। क्या होगा, होमो सम परमाणुक, सम परमाणुक या होमो एटॉमिक, है ना। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है, एटॉमिक मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है, मॉलिक्यूल है, उसका म्यू कैसा होता है दोस्तों, 0। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या होता है, डायपोल मोमेंट 0 होता है, क्लियर ना। सेकेंडरी कंडीशन, अगली कंडीशन क्या कहती है, हेट्रो, अगर यहां सम परमाणविक नहीं है ना, कैसे है, विषम परमाणविक है, और विषम परमाणविक अणु का, विषम परमाणविक अणु का कैसा होता है, ये बंद कर ले भाई, विषम परमाणविक अणु का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, क्लियर है ना। एग्जाम्पल में यहां डाल लेना O2 N2 H2 है ना, Cl2, चाहे भले ही कोई भी हो, है ना, डन है, इतनी सी बात। देखो ध्यान से आगे की तरफ गौर करो, विषम परमाणुक में हमने डाल दिया HCl NaCl KCl, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक बात है। अगली कंडीशन देखो ध्यान से, अगर हम यहां से आगे की तरफ बढ़े, ठीक है, तो इसमें कितने प्रकार के अणु आ गए, 2, इसको डाई एटॉमिक पढ़ सकते हो ना, डाई एटॉमिक, एटॉमिक पढ़ सकते हो। अच्छा डाई एटॉमिक में, ये तो डाई एटॉमिक में आएंगे। अच्छा डाई एटॉमिक में ये वो है जो कैसे हैं, समान है और समान है दोनों प्रकार के। अच्छा इसके अगला पॉइंट लेके चले तो वो ट्राई एटॉमिक आ सकता है। अच्छा ट्राई को हम लोग पॉली में पढ़ लें, एक साथ खत्म कर लेंगे, क्लियर है ना। तो हम लोग कह सकते हैं इसको क्या, पॉली एटॉमिक, क्लियर है ना। अच्छा पहले पॉली एटॉमिक की कंडीशन बता सकते हो, पॉली एटॉमिक का मतलब है, हमने कहा सर केवल 2 को हमने अलग रखा हुआ है, जिसमें 2 परमाणु हैं उसको हम लोग डाई एटॉमिक रख लिया है, और जिसमें 2 से अधिक परमाणु है उसमें पॉली एटॉमिक, क्लियर ना। पॉली शब्द सुना है तुम लोगों ने, पॉली, पॉली सुना है, पॉली का मतलब होता है बहु, है ना। पॉली शब्द बना हुआ पॉलीमर से, किससे बना हुआ है, पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक, पॉली का मतलब अधिकतम, मैक्सिमम, पॉलीमर, पॉलीमर शब्द था, है ना, एक चैप्टर हुआ करता था इससे पहले तुम्हारे में, आज से 4-5 साल पहले हटा दिया है, इसलिए थोड़ा सा मेरा विरोध भी रहता है गवर्नमेंट के एजुकेशन सिस्टम पर। मैं ये कहता हूं कि जो चीज पढ़नी चाहिए, वास्तविक जो चीज मतलब बच्चों को जाननी चाहिए, सीखनी चाहिए, आप अपने सिलेबस से क्यों हटा रहे हैं, या हटा रहे हैं तो नया इनोवेशन क्या कर रहे हैं शिक्षा में, ठीक है। तो इससे पहले एक टॉपिक था जिसको हम लोग पॉलीमर कह रहे थे, जिसको हम लोग बहुलक कह रहे थे। अब बहुलक जो है ना वो एक ही या अलग अलग, ठीक है, दोनों प्रकार से बनता है, एक ही अणु के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो जाए, जुड़ जाए आपस में, और उससे बनने वाला नया एक पदार्थ होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, पॉली एटॉमिक नहीं, पॉलीमर कहते हैं, पॉली एटॉमिक अभी समझाते हैं, ठीक है, पॉलीमर कहते हैं। जैसे मान के चलो ये क्या है मुझे बताओ, आप समझाओ ये क्या है, इतनी देर क्या बात है, ये क्या है, इतनी देर मत लगाया करो, तुरंत जवाब, मैंने लिखा है यहाँ पे तुरंत, ये एल्केन है, फॉर्मेट लगता है CnH2n+2, ये एथीन है,
फॉर्मूला लगता है CnH2n। और तीसरे की तरफ जाऊं तो C2H2, एथाइन एसिटिलीन, फलों को पकाने में काम आती है। क्लियर है ना? एथिलीन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, इसको एथिलीन कहते, इसको कह रहे हैं एथाइन। फॉर्मेट है CnH2n-। एग्जाम्पल है ये, अगर मैं CH2 एक बॉन्ड ब्रेक कर दूं तो इधर जोड़ दूं CH2, फिर से इस तरीके से देखो, CH2 CH2 ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, बीच में से एक बॉन्ड हटा दिया, ऐसी चेन बनाता जाऊं, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये तो एथीन के बहुत सारे अणु हो गए, और एथीन के बहुत सारे अणुओं को ये बनाते ऐसे हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है, बनाते ऐसे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसको पॉलीमर की कंडीशन में लेके जाते हैं और बन जाता है ये, और यहां एन एथीन के अणु मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, मतलब हजारों लाखों। क्लियर है ना? एन नंबर से लिखा हुआ, और ये एन नंबर किसी एक अणु को, अगले एक अणु को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए एन नंबर यहां लिखा हुआ। अब लिखा होगा सर ये 2O और O2, इन दोनों में अंतर क्या समझ रहे हो? ये दो एटम है, ये एक अणु है। इसी तरीके से यहां एन 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 नंबर ऑफ एथीन है, और ये एन नंबर ऑफ एथीन नहीं है, ये एथीन का कॉम्बिनेशन से बना नया कंपाउंड है। क्लियर ना? और इसका नाम क्या है? एथीन के कॉम्बिनेशन से बना नया कंपाउंड है, लेकिन ये तो था तो सर एथीन, इसमें बहुत सारे मिला दिए गए, इसको कहेंगे, ठीक है। ये यहां से हिंदी पढ़ी होगी, हट जाएगा तो क्या कहेंगे? पॉलीथीन, और इसलिए पॉलीथीन पढ़ते हो तुम लोग। बात समझ में आ गई? तो पॉली का मतलब समझ आ गया? पॉली का मतलब है कि कोई चीज जब हम लोग उसमें मल्टीपल टाइम ऐड कर लेते हैं तो उसको पॉली कहते हैं। तो इसलिए हमने कहा सर डाया एटमिक है ना, तो डाया एटमिक के बाद अगला वाला जो पार्ट है उसको हम लोगों ने क्या ले लिया? उसको हमने ले लिया पॉली एटमिक। क्लियर है ना? तो पॉली एटमिक का मतलब है सर, इसमें ये बात बिल्कुल सिंपल समझ आ रही है कि दो से अधिक एटम। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई कि क्या हुआ? दो से अधिक एटम है, इसलिए पॉली एटमिक है। इसका मतलब है सर CO2, CCl4, CH4, NH3, CH3, PCl5, SO2, ठीक है। ये सारे के सारे तुम चाहो तो सारे के सारे काय में पड़े जाएंगे? पॉलीएटम। क्लियर है ना? बात समझ आई? क्योंकि दो से अधिक अणु, ठीक है, दो से अधिक। आप समझने की कोशिश ये करनी है, समझने की कोशिश ये करनी है कि इनमें किसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा और किसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो इसके लिए दो तीन बातें बस याद रखेंगे, है ना? कोई रह जाए तो जरूर बताना, ठीक है। तो पहली बात वही है साहब, क्या होना चाहिए? अगर किसी कंपाउंड में सिमेट्री है और उसके आसपास के एटम समान है, आसपास उसके सेंटर एटम है, उसके आसपास जो एटम समान है, और कंपाउंड में सिमेट्री है। सिमेट्री जानते हो? दो प्रकार की सिमेट्री है कंपाउंड में, हम लोग पढ़ेंगे बहुत सिंपली। एक होता है POS, एक होता है COS। क्लियर है ना? तो एक इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? तो यहां से काट के देखो, ये ढक लेगा एक दूसरे को, दिस इज द सिमेट्री। समझ रहे हो? सिमेट्री का मतलब समझते हो? यानी किसी चीज को काटो, उसका हिस्से जो दो कटे हैं उसके एक दूसरे को कंप्लीटली क्या करें? कंप्लीटली ओवरलैप करें, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बात क्लियर है ना? ये बात समझ आ रही है? चलते हैं आगे की तरफ, देखो ध्यान से गौर करो। हमने कहा कि सर इसमें सिमेट्री है, ठीक है, आसपास के एटम भी समान है, तो देखना नहीं है, अर्थात इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? क्लियर है ना? सेम इसका भी क्या हो गया? डायपोल मोमेंट जीरो। क्लियर है ना? डायपोल मोमेंट जीरो हो गया, फाइनली जीरो निकल के आएगा।
ये भी 0, ठीक है। अब सवाल आता है एन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है इसमें, एच की कि एन की, तो एन की, क्लियर है ना। तो ये वाले जो बॉन्ड पेयर है इस ऊपर की तरफ खींचेंगे, इसका मतलब है कि ये ऊपर की तरफ साथ कनेक्ट करेगा, और इसके पास एक क्या है, लोन पेयर है, इसका मतलब है डायपोल मूवमेंट का रिजल्ट, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू, बात मेरी समझ आई क्या, क्लियर है ना। ओके आगे आ जाओ पीसीएल 3 में, बिल्कुल ये सेम कंसेप्ट पर है। पीसीएल 5 बताओ, 0, क्लियर है ना। पीसीएल 5 में कैसा होगा, 0 होगा, सिंपल है। आगे की तरफ SO2, ये बताओ SO2 की बॉन्डिंग कैसी होती है, एटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 है, एक लोन पेयर है, एक दो यहां बॉन्ड पेयर है ऑक्सीजन के साथ, सही है कि नहीं। और रिपल्सन हम लोग पढ़ेंगे या हमने जानते हैं, रिपल्सन का मतलब क्या होता है कि सर देखो, अगर जैसे कोई एक एटम है, सेंट्रल एटम है, ये दो लोन पेयर है इसके, और ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है। अच्छा ये गोल है जैसे गेंद की तरह, गेंद है, गेंद के आसपास ये व्यवस्था होती है, आप सर्किल मत मान के चला करो। हम लोगों को चीजें समझने में कब दिक्कत होती है, जब हम उसको सर्किल मान लेते हैं, तो सर्किल नहीं मानना, ये गेंद मानना, क्लियर है। देखो ध्यान से, अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखो ये भी इलेक्ट्रॉन सर, ये भी इलेक्ट्रॉन सर, ये भी इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है सर हम एक बात तो जानते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या कहते हैं, रिपेल करते हैं। इसका मतलब है इनके बीच में, सबके बीच में रिपल्सन होगा दोस्तों, क्लियर है ना। ये अपने एक दूसरे से दूर हटाएगा, तो तुम दूर हटो, ये कहेगा तुम दूर हटो, ये कहेगा तुम दूर हटो, ये कहेगा तुम दूर हटो। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है ना। इसका मतलब है सब एक दूसरे को दूर हटाएंगे सर, ठीक है, सब एक दूसरे को दूर हटाएंगे, दो दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, क्लियर है। अच्छा अगर इसमें बॉन्ड पेयर नहीं होते, वो लोन पेयर नहीं होते, तो क्या होता, तो आमने सामने व्यवस्थित थे, उसमें क्या दिक्कत थी, बराबर फोर्स लगता। जैसे मान के चलो एक कार्बन है सर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक है, और कार्बन के ऑक्सीजन से इस तरीके से बॉन्ड हुआ, इस तरीके से, ऐसे लो सर बॉन्ड हुआ, तो सीधे सीधे बॉन्ड हो रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, यहां किसी प्रकार का कोई क्लियर है, तो समझे यहां पर, इसलिए इसका डायपोल मूवमेंट क्या था, 0 था। लेकिन यहां क्या चल रहा है, यहां कहानी कुछ और चल रही है भाई, यहां कहानी कुछ और, यहां ये जो बॉन्ड बॉन्ड पेयर है ना, इनके बीच में जो रिपल्सन है, वो इनके बीच के रिपल्सन से कैसा है, इसलिए इनका रिपल्सन इनको दूर हटाएगा, और ये पास में आ जाएंगे, हालांकि ये भी हटा रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या रखेंगे, लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, क्लियर है ना। लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, एक कहानी और पढ़नी है सर, लोन ऐसे लिखो, बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज लेस देन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, क्लियर है। इससे सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसका मतलब है सर ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में जो रिपल्सन ऐसे दूर हटाने के लगेगा इनके बीच में, वो भी रिपल्सन इन दोनों के रिपल्सन के से ज्यादा, इसलिए बॉन्ड पेयर इस तरीके से, ऑक्सीजन है ना, बॉन्ड पेयर इस तरीके से स्थापित हो जाता है, क्लियर। बॉन्ड पेयर इस तरीके से स्थापित होता है, ये जो ऑर्बिटल है ना यहां, इसमें इनका झुकाव ऐसे बन जाता है, कायदे से देखा जाए तो दो चीजें हैं, एक है H2O, हम जिसको पढ़ना, ठीक है, और एक है CH4, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है,
दोनों का हाइब्रिडेशन sp3 है, लेकिन सर अंतर बहुत दोनों में काफी है। दोनों में हाइब्रिडेशन कैसा है? sp3 है, मतलब ऑक्सीजन को हम लोग 1s2 2s2 और 2p 4 2 2 4 2, अरे 2 2 4 4 8, 4 2 6 2 8, क्या कर रहा हूं? देखो ध्यान से, इसका मतलब है 2s और यहां कितना आ रहा है? क्लियर है ना? आइटम कोष में 6 है, यही तो 2 लोन पे रिप्रेजेंट होता है। क्लियर ना? लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जब होता है ना तो ये चारों के चारों ऐड हो जाते हैं पहले, और चारों ऐड होते हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फिर बॉन्ड करते हैं। तो यहां भी sp3 इसका नाम, इसका भी नाम sp3, इसका नाम भी sp3, क्योंकि एक s ऑर्बिटल से 3 p ऑर्बिटल जुड़ते हैं तो sp3 हो जाता है। कार्बन में इस तरीके से होता है कि कार्बन के पास 1s2 2s2 और 2p2 ये है। इसको हम लोग 2s एक ऑर्बिटल यहां 3 यहां, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां कितने? 2 हैं। लोन पेयर तो यही है, लेकिन जैसे ही एक्साइटेड स्टेट आती है तो ये भी क्या करते हैं? ये भी इलेक्ट्रॉन्स एक एक डिवाइड हो जाते हैं, नए 4 ऑर्बिटल बनते हैं और चारों के नाम क्या है दोस्तों? sp3 ऑर्बिटल। इस बात को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहता है। मतलब एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल के साथ मिलाया जाता है। क्लियर है ना? इसका मतलब है sp3 में सर 3 ये हो गए तो 75% हिस्सा इसका और 25% हिस्सा इसका। क्लियर है ना? इसलिए हम लोग पढ़ते हैं sp3 में कितने s ऑर्बिटल का जो परसेंटेज है कितना है? 25% है। sp2 में अरे वही 33 पॉइंट समथिंग है, 33 पॉइंट समथिंग, और sp में 50%। तो हमने ये भी बात की है कि s लक्षण बढ़ता है तो क्या क्या चीजें बदलती हैं। क्लियर है? समझ पाए? आगे की तरफ चले, गौर करें। नेक्स्ट देखो ध्यान से, तो हमने कहा सर यहां भी sp3 हाइब्रिडेशन, अब किसी के साथ हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं, सही है कि नहीं? देखो एक के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ये कार्बन हो गया, देखो ये जो ऑर्बिटल है ना, इनके बीच में एंगल है जो लगे हुए, इनके बीच में एंगल है वो कितना है? 109.28। क्लियर है ना? इसके चारों तरफ व्यवस्थित है एक तरीके से, ठीक है, व्यवस्थित है। 1 2 3 4 यहां हाइड्रोजन आके बॉन्ड कर लेता है। क्लियर है ना? हाइड्रोजन आके बॉन्ड कर लिए इस तरीके से, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक दूसरे को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, यानी इसकी जो शेप है वो ऐसी हो जाती है कि इसमें रिपल्सन का ज्यादा वो नहीं है। एंगल सबके बीच में कैसा है? 109.28। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सर एक बात बताइए, ये एंगल है ना, जब sp3 हाइब्रिडेशन है तो ये एंगल है वो ns3 का, यहां भी वही है ना? कायदे से देखा जाए तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल हैं, यहां भी नाइट्रोजन के पास सर एक, सही है कि नहीं? 2 3 4, 4 है, तो इसका मतलब सर इनके भी बीच में कैसा एंगल होना चाहिए? इनके बीच में सर 109.28 होना चाहिए था। क्लियर है? ऐसे ही ऑक्सीजन जब H2O बना है तो हाइब्रिडेशन जब हमने ये पॉइंट पढ़ा था तब हम लोगों ने इस पे बात की थी। ठीक है, H2O बना है तो इसके बीच में भी एंगल 109.28 होना चाहिए था, लेकिन ये तीनों ही शेप अलग अलग डिफरेंट है। क्लियर है? तीनों ही शेप डिफरेंट है। यहाँ NH3 में जो एंगल का मान है वो 1.107 पॉइंट, अच्छा 1.106.5 6.5, और ये क्या है? 104.5। ऐसा होता है, तो इस चीज को हम लोग समझ रहे हैं। देखो
एक यहाँ एक एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमने 1 मिनट के लिए हाइब्रेशन में बात की है ना। अगला एक बड़ा कंसेप्ट है, इस पे भी डिस्कस कर लिया जाएगा, जिससे तुम्हारी जो और कंफ्यूजन की चीजें हैं वो खत्म हो जाए। क्लियर है? देखो ध्यान से, हमने कहा ये जो सल्फर दिखाई दे रहा है, सल्फर के पास एक क्या है, लोन पेयर है, एलपी है। इसका मतलब है इसके बीच में रिपल्सन जो होगा ना, वो लोन पेयर होगा, एलपी और बीपी। और हमने कहा सर बीपी और बीपी बॉन्ड पेयर इज लेस देन किससे है, एलपी और बीपी से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सल्फर के दो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे झुक जाएंगे, जबकि कार्बन के CO2 वाले के इस तरीके से रहते हैं, सीधे सीधे। इसके पीछे का रीजन क्या है, यहां कोई लोन पेयर नहीं है, और इसके पीछे का रीजन है यहां लोन पेयर। बात समझ में आ गई? और लोन पेयर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये डायपोल मोमेंट क्या, बात समझ में आ गई कि नहीं? ओके, देखिए ध्यान से, चले। अच्छा, अगला कोई ऐसा एग्जांपल बताओगे जो तुम्हें दिक्कत कर रहा हो समझने में कि सर ये बता दीजिए। चलो इसको देख लीजिए, BF3 होता है कि नहीं होता, बताओ। होता है, ठीक है। बताओ इसका डायपोल मोमेंट। हमने सर आपने बताया तो सेंट्रल एटम के आसपास कैसे हो, सेंट्रल एटम के आसपास कैसे हो, हैं, समान एक से एटम्स हैं और सिमेट्री बन रही हो, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया भी था, क्लियर है ना। मैंने बताया था कि ये F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। इसने कहा सर ये खींचेगा, इसका मतलब है फिर तो इस हिसाब से इन दोनों के बीच में तो डायपोल मोमेंट बनेगा। सवाल तो यही समझ में आ रहा है ना। कहानी बिल्कुल प्रैक्टिकली समझने की बात करो। आपने कहा सर फिर ये भी तो कुछ करेंगे, तो इसका मतलब है ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। क्लियर है? देखो समझने की कोशिश करना, इनका रिजल्ट निकालेंगे। ये मान के चलो F1, ये F2 और ये F1 इधर लेके आओगे, इसको इधर लेके आओगे, तो इन दोनों को यहां लेके आओगे, तो F1 प्लस F2 आप सॉल्व करके देख लेना, रिजल्ट किसके बराबर निकलेगा। क्लियर है ना? तो सिंपल है, ये और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल, और इक्वल हो जाएंगे तो डायपोल मोमेंट दोस्तों। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसके पीछे की कहानी ये है। और कोई एग्जांपल इसमें बचा, देखिए ध्यान से, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है, क्लास कल शुरू करें यहां से, ठीक है दोस्तों। लड़के हो रहे हैं परेशान, क्लास करेंगे कल से स्टार्ट।